देश में इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने लोगों की बेवजह जान चली गई और लोग बस राजनीति करने में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। और मीडिया का काम तो है ही। उन्होंने इस पूरी ट्रेजेडी को एक सर्कस बना के रख दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर, फिर वो बहन जी जिन्होंने अपने पति का मर्डर किया, उसके पीछे हाथ धो के लग गए और अब इस ट्रेजेडी पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। पर कोई ये नहीं पूछ रहा है कि आखिर ये ट्रेजेडी हुई क्यों। और जो लोग ये सवाल कर भी रहे हैं, या तो वो इसे एक्सीडेंट के तौर पे ले रहे हैं या फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पर कोई इस ट्रेजेडी के असली रीजन को डिस्कस नहीं कर रहा है। कुछ लोग पायलट को ब्लेम कर रहे हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, कोई टाटा को ब्लेम कर रहा है, कुछ गधे लोग ऐसे हैं जो प्राइवेटाइजेशन को ब्लेम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एयर इंडिया सरकारी होती तो भगवान स्वयं आ जाते धरती पे और ये ट्रेजेडी होने से रोक लेते, ये हादसा होने से रोक लेते। अगर ऐसा है तो जो पहले एयर इंडिया के साथ हादसे हुए हैं ऐसे, उस टाइम पर भगवान बचाने क्यों नहीं आए? उस वक्त भी तो सरकारी कंपनी थी ना। और अगर ऐसा ही है और सरकार इतना ही बढ़िया काम करती है, इतना ही बढ़िया मैनेजमेंट है सरकार का, तो जो हर रोज हादसे होते हैं इंडियन रेलवे के, वो नहीं होने चाहिए ना। अगर प्राइवेटाइजेशन की वजह से ये हादसा हुआ है, तो जो ये प्लेन था वो 10 साल पुराना था। 10 साल पहले एयर इंडिया सरकारी थी, या अभी रिसेंटली हुई है प्राइवेट। और काहे का प्राइवेटाइजेशन? टाटा को, उसी की कंपनी को उसे ही वापस देने को प्राइवेटाइजेशन नहीं कहते हैं। पहले तो आपने प्राइवेट कंपनी को जबरदस्ती ताकत के दम पर हथिया लिया, गवर्नमेंट कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद उसका मिसमैनेजमेंट किया, ढंग से उसमें पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स ने अय्याशियां करी, उसको खुद की प्राइवेट एयरलाइन की तरह ट्रीट किया, और जब भी घाटे में गई तो टैक्स पेयर का पैसा तो था ही सही। और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, तो जिस व्यक्ति से आपने वो कंपनी हथियाई थी, आपने उसी व्यक्ति को वापस वो कंपनी दी। और आपने उस व्यक्ति को कोई फ्री में कंपनी नहीं दी है, सरकार ने उसको उसी की संपत्ति वापस देने के लिए पैसे लिए हैं। और मैं पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन के समर्थन में हूं। सरकार को बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। ये क्यों लेके बैठे हैं ये गवर्नमेंट कंपनियों को, कॉर्पोरेशंस को, बैंक्स को, इंडियन रेलवे को? सबको प्राइवेटाइज करो। जो ये अनफेयर एडवांटेज है, ये जो मोनोपोली है, ये जो जो फेयर प्रैक्टिसेस आपकी है नहीं मार्केट में, आखिर ये क्यों है? गवर्नमेंट का काम है कि मोनोपोली को रोके। और जब गवर्नमेंट खुद ही मोनोपोली लेके बैठी है, तो मार्केट कैसे फंक्शन करेगा? 90s के बाद इस देश में थोड़ी समझ आई है सरकार को कि ये जो मोनोपोलीज हमने ले रखी है, ये जो नेशनलाइज कर रखी है इंडस्ट्री, ये इस देश को ले डूबेगी। पर ये जो साले समाजवादी सोच के लोग हैं, जो इस समाजवादी देश की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, ये फिर भी प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेट सेक्टर को ही ब्लेम करेंगे। पर अगर इस हादसे का कोई जिम्मेदार है, तो प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वो बोइंग है, वो ईएसजी है, वो डीईआई है। और प्राइवेट सेक्टर में जो ये सोशलिज्म घुसा रखा है, ये समाजवाद घुसा रखा है, वो जिम्मेदार है। बोइंग के इंजीनियर सैम सलोपोर ने लास्ट ईयर पूरी दुनिया को ये चेतावनी दी थी कि ऐसा हादसा होगा, स्पेशली 787 ड्रीम लाइनर के साथ होगा, और वही हुआ। मैं आज यहाँ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ आज इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं किसी और 787 को नहीं देखना चाहता। मैं 787 या 777 के हादसे को नहीं देखना चाहता। मुझ 787 और 777 विमान की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं हैं और मैं उनके बारे में बात करने के लिए पेशेवर जोखिम लेने के लिए तैयार हूं। मैंने बोइंग के अपने डेटा का विश्लेषण किया है ताकि निष्कर्ष निकाला जा सके कि कंपनी 787 कार्यक्रम पर निर्माण में शॉर्टकट ले रही है, जिससे विमान की सुरक्षा और जीवन चक्र में महत्वपूर्ण कमी आ सकती है। 2013 से 787 कार्यक्रम में गंभीर समस्याएं रही हैं। मुख्य जोड़ों पर उसके धड़ के असेंबली में हजारों अंतर को सही ढंग से बंद नहीं किया गया है। बोइंग का मानक कहता है कि इन जोड़ों, इन अंतरालों को आमतौर पर एक छोटे शिम या फिलर से बंद किया जाना चाहिए, जिसे शिम कहा जाता है, जब वे 5,000वां इंच से अधिक हो जाते हैं। विवरण ये है कि एक मानव बाल की मोटाई जीवन और मृत्यु का मामला हो सकती है। उत्पादन में अड़चनों को दूर करने की जल्दबाजी में बोइंग ने समस्याओं को छुपाया, टुकड़ों को अत्यधिक बल से एक साथ धकेलकर ऐसा दिखाया कि गैप्स नहीं है, जबकि वे मौजूद थे। गैप वास्तव में गायब नहीं हुए और इससे समय से पहले की थकान विफलता हो सकती है। वास्तव में वे दोषपूर्ण हवाई जहाज बना रहे हैं। मैंने पाया कि 18 7% समय उनके विनिर्देश से अधिक गेप्स को सही तरीके से नहीं सुलझाया गया। मैं इसे दोहराना चाहता हूँ। 88.7% समय जिन्हें शिम करना चाहिए था, उन्हें शिम नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप मैंने देखा कि जब हवाई जहाज असेंबल किए जाते हैं तो गंभीर गलत संरेखण होता है।
बोइंग निर्माण ने गलत संरेखण को ठीक करने के लिए बिना मापे और असीमित मात्रा में बल का उपयोग किया और इससे लंबे समय में हवाई जहाज कमजोर हो जाता है। मैंने सचमुच लोगों को हवाई जहाज के टुकड़ों पर कूदते हुए देखा ताकि उन्हें संरेखित किया जा सके। मैं इसे टार्जन प्रभाव कहता हूं, अन्य अनुचित तरीकों के साथ। फिर से मैंने आंतरिक रूप से चिंताएं उठाई, मुझे नजरअंदाज किया गया, मुझे चुप रहने को कहा गया, मुझे शारीरिक धमकियां मिली। पर ये क्यों हुआ? आखिर बोइंग जैसी कंपनी, जो एयरबस के साथ दुनिया की टॉप एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, आखिर वो इतना बेकार क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर रही है? आखिर उसके एयरक्राफ्ट बार बार क्यों क्रैश हो रहे हैं? जब अमेरिकन कांग्रेस बोइंग का इंस्पेक्शन करवा रही है, ऑडिट करवाती है, तो उसे इतनी सारी खामियां क्यों मिल रही है? आखिर ऐसा हो क्या रहा है इतनी बड़ी कंपनी में? मैं बताता हूं। समाजवाद, सोशलिज्म हो रहा है। ये एक नया टाइप है समाजवाद का, जो अब समाजवाद को गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं, इंस्टीट्यूशन के माध्यम से नहीं घुस रहा है। ये अब कॉर्पोरेट के माध्यम से, प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से दुनिया में घुस रहा है। और सिर्फ बोइंग के साथ ही नहीं, ऐसी लाखों हजारों कंपनियां ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके साथ यही हो रहा है। ईएसजी, जो स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर घुसाने की एक सोची समझी साजिश है। स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म और कुछ नहीं है, ये कॉर्पोरेट सोशलिज्म है। इनको ये नए नए फैंसी नाम देते रहते हैं समाजवादी, पर ये होती एक ही चीज है। पूरी दुनिया की कंपनीज इस ईएसजी स्कोरिंग के हिसाब से चल रही हैं, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्कोरिंग सिस्टम। और इस ईएसजी स्कोरिंग सिस्टम के चक्कर में पूरी दुनिया की कंपनीज और पूरी दुनिया के देश बर्बाद हो जाएंगे। डीआई इसी ईएसजी के जी का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन, जो और कुछ नहीं है, कोटा सिस्टम है, रिजर्वेशन सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये कंपनियां, जैसे हम अपने देश में रिजर्वेशन के हिसाब से लोगों को नौकरियां और एडमिशन देते हैं, वैसे ही ईएसजी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डीईआई के थ्रू लोगों को उनके जेंडर, रेस और माइनॉरिटी स्टेटस के हिसाब से नौकरियां दी जा रही है, मेरिट बेस पर नहीं। इसलिए हम धीरे धीरे बेकार प्रोडक्ट देख रहे हैं, इनोवेशन नहीं हो रही है, मार्केट में कंपटीशन नहीं है। यहां तक कि हॉलीवुड में मूवीज, वीडियो गेम्स, ये भी सेफ नहीं है इस डीईआई से। और ये चीज मूवीज या गेम्स तक सीमित नहीं है। और इस हादसे के बाद अगर हम ये चीज नहीं समझ पाते हैं, तो हमें कोई नहीं बचा पाएगा। बड़ी विचित्र चीज हो रही है हमारे देश में, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है हमारे देश में, वो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन देना चाहती है। नाउ इफ यू आर नॉट स्टूपिड, यू नो हाउ डिजास्टर्स दैट इज। क्योंकि हमारे देश में वैसे ही फ्री मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को मोनोपोलाइज करके बैठी हुई है, और लाइसेंस राज आज भी बिजनेसेस को पनपने नहीं दे रहा है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी पुरानी सरकारों ने होने नहीं दिया। और आज भी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी जीडीपी सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मैन्युफैक्चरिंग नाम मात्र की है। जो 90s के बाद हमने थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करी है ना, अगर हम इस समाजवाद को वापस लेके आ रहे हैं, तो हमारी जो थोड़ी बहुत प्रोग्रेस है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में भी हमने अगर रिजर्वेशन देना चालू कर दिया, तो जो बची कुची कंपनियां हैं, वो भी बर्बाद हो जाएगी। पर खैर, मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस अपना टाइम वेस्ट कर रही है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्वेशन है। और जो करंट गवर्नमेंट है, उसने उसे रोका नहीं है, बल्कि उसको प्रोत्साहित किया है। कैसे? क्योंकि इन्होंने ईएसजी और डीईआई को रोका नहीं है। वो रोक सकते थे, पर रोका नहीं है। और आज ईएसजी और डीईआई हमारे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का बड़ा पार्ट हो गया है। हम यूनिवर्सिटीज में ईएसजी का डिप्लोमा दे रहे हैं भाई साहब। हम ईएसजी के अवार्ड बांट रहे हैं कंपनीज को। और सारी कंपनीज, बैंक्स, कॉर्पोरेशंस, चाहे वो प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, सब ईएसजी स्कोरिंग के चक्कर में डीईआई हायर कर रही हैं। मतलब कंपनीज में कोटा रिजर्वेशन बेस पर हायरिंग कर रही है। मतलब सब में ईएसजी के थ्रू रिजर्वेशन पहले से ही है। यहां तक कि जो सेबी है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी है, उसने अपनी खुद की ईएसजी एडवाइजरी कमिटी बना रखी है। एंड दिस ईएसजी एंड डीईआई इज द सोल रीजन दिस ट्रेजेडी हैपेंड। यह हादसा टल सकता था, इतने लोगों की जान बच सकती थी, अगर हम बस इस ईएसजी और डीईआई को टैकल कर लेते टाइम पर। हम ही नहीं, पर पूरी दुनिया को इसे समय पर कंट्रोल कर लेना चाहिए था। अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार थी, अगर वो इस यूरोपियन विचारधारा के चक्कर में ना आती, इस ईएसजी के चक्कर में ना आती और इसे रोक लेती, इसे बढ़ावा देने की जगह, तो हो सकता था कि ये ट्रेजेडी टल जाती। इस ग्लोबलिस्ट, यूएन, डब्ल्यूईएफ और यूरोपियन विचारधारा से आए इस समाजवाद के नए प्रकार को अगर हम समय पर रोक लेते, तो शायद हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता, इतने लोगों की बेवजह जान नहीं जाती। जब से अमेरिका में ट्रंप ने प्रेसिडेंसी संभाली,
उस दिन से बोइंग ने अपने बहुत सारे ESG प्रोग्राम और यहां तक कि अपना DEI डिपार्टमेंट तक सस्पेंड कर दिया। और बोइंग नहीं, अमेरिका की बहुत सारी कंपनीज ने कम से कम DEI को छोड़ दिया है। पर अभी भी ESG दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पर खैर, कम से कम अमेरिका में जो वर्तमान सरकार है उसमें इलॉन मस्क, JD वांस और स्पेशली विवेक रामास्वामी जैसे लोग तो हैं जो इस खतरे को समझते हैं। और हमें इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये ESG DEI पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, हम सबको वापस गुलाम बना देगा। और ये सिर्फ कंपनियों को नहीं बल्कि देशों को बर्बाद कर रहा है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका का एग्जाम्पल ले लेते हैं। श्रीलंका की सरकार ने इन ESG पॉलिसीज को फॉलो करना शुरू किया, एनवायरमेंटल, DEI, गवर्नेंस पॉलिसीज को फॉलो किया। क्या हुआ? पूरा देश बर्बाद हो गया, लोगों को खाने को नहीं मिला, फसलें बर्बाद हो गई, एनर्जी प्राइसेस बढ़ गए, लोगों के पास पेट्रोल नहीं था। क्या हुआ आखिर में? इंसरेक्शन। लोगों ने प्रेसिडेंट को धक्के मार के भगा दिया। पर ESG स्कोर बढ़िया था भाई साहब, पूरा 98.1% था आउट ऑफ 100। ठीक है, पूरा देश बर्बाद था पर ESG स्कोर शानदार। और यही कहानी है हर देश की, हर कंपनी की। ठीक है, क्योंकि हर चीज को समय लगता है बर्बाद होने में। अगर देश बड़ा है और ये पॉलिसीज आप लागू करते हो तो जितना बड़ा देश है उसको उतना ही ज्यादा समय लगता है गिरने में नीचे। जैसे कि बड़ी कंपनीज जो इस पॉलिसी को फॉलो कर रही है, जैसे एप्पल भी, गूगल भी, ये जो बड़ी कंपनीज है उनको गिरने में समय लगेगा। पर छोटी कंपनीज के साथ आप हाथों हाथ देख सकते हो, जैसे वीडियो गेम कंपनीज, जैसे मूवी कंपनीज है, उनको देख सकते हो बैंकरप्सी पे आ रही है वो कंपनीज, क्योंकि वो इन पॉलिसीज को, ESG पॉलिसीज को, DEI पॉलिसीज को फॉलो कर रही है। और आखिर हम सरप्राइज क्यों हैं? हमें बस इतनी सी चीज समझने की आवश्यकता है कि ESG और कुछ नहीं है बल्कि समाजवाद का, सोशलिज्म का नया टाइप है, नया नाम है। अगर हम इतनी सी बात समझ जाए तो हमें पूरी ह्यूमन हिस्ट्री पता है, हमें हर देश के बारे में पता है जहां पे समाजवाद, कम्युनिज्म, फैशिज्म ट्राई किया गया है, और हर देश जब भी इस आइडियोलॉजी के पीछे भागा है वो बर्बाद हुआ है। हमारे खुद के देश के इतिहास को ले लो, ये देश क्यों बर्बाद हुआ? समाजवाद, सोशलिज्म की वजह से बर्बाद हुआ। तो अगर हम एक बार इस चीज को समझ लें कि ESG और कुछ नहीं है बल्कि समाजवाद का, सोशलिज्म का नया प्रकार है, तो शायद हो सकता है हमारे पास थोड़ी सी होप हो कि हम ह्यूमैनिटी को, दुनिया को, देश को बचा पाएंगे। और अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे, अगर हम इस चीज के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम जो भी प्रोग्रेस अभी तक फ्री मार्केट कैपिटलिज्म ने, लिबरल सोसाइटीज ने करी है, वो सारी प्रोग्रेस धरी की धरी रह जाएगी। हम वापस वापस गरीबी पे, फ्यूडलिज्म पे आ जाएंगे और हमें कोई नहीं बचा पाएगा इस चीज से। पर खैर, कम से कम अमेरिका में कुछ लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके खतरे से, इसके डेंजर से दुनिया को आगाह कर रहे हैं। पर हमारे देश में इसके बारे में कोई जानता तक नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है इसके बारे में, कोई डिबेट नहीं कर रहा है, कोई आर्टिकल नहीं छापे जा रहे हैं। जो आर्टिकल में देखता हूं वो सब इसको प्रेज कर रहे हैं, इसके पर्यावरण के लिए, इसके इसके सोशल जस्टिस के लिए। पर कोई भी आदमी इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, कोई आदमी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, कोई इंडियन डिबेट नहीं है इस टॉपिक के बारे में। क्योंकि हमारे देश का एक एटीट्यूड है जो हमारे देश के लोगों जैसा है, हम बड़े सबमिसिव हैं, हम हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्पेशली बैड आइडियाज जो हैं उनको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। और जितने भी हमने बैड आइडियाज लिए हैं वो सब सारे यूरोप से लिए हैं। और आज हम यूरोप की हालत देख सकते हैं, उनके आइडियाज काम नहीं करते हैं। उनके जो सब अच्छे आइडियाज थे, वो सब अच्छे आइडियाज वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच यूरोपियन यूनियन में है नहीं, यूके में है नहीं, वहां पे कोई गन राइट्स नहीं है, वहां की जो सरकारें हैं वो पूरी तरह से टायरानिकल हो चुकी हैं। तो आखिर हम उनसे कोई आइडियाज क्यों ले रहे हैं? आखिर हम यूरोपियन यूनियन के बिलों को देख के, उनकी पॉलिसीज को देख के उनको कॉपी क्यों कर रहे हैं? हम उन चीजों को क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं? उन आइडिया से उनके देश प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, हमारा देश कहां से प्रोग्रेस करेगा? वो जबकि इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, हमने तो इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा तक नहीं है, तो हम कैसे प्रोग्रेस कर लेंगे? एक बार के लिए समाजवाद उस देश में थोड़े समय तक काम भी कर सकता है जहां पर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका हो, जहां पे कैपिटलिस्ट मार्केट हो चुका हो, बिजनेसेस पनप रहे हो। जो देश पहले से ही समाजवादी है, उसके अंदर आप और समाजवादी पॉलिसियां लेके आओगे तो भाई साहब वो देश पनपेगा कैसे? वहां पे बिजनेस होंगे कहां से? वो देश तरक्की कहां से करेगा? और अगर हमने इस ESG, स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म के बारे में बात नहीं करी, तो मैं बता रहा हूं, इस करंट गवर्नमेंट में नहीं तो नेक्स्ट गवर्नमेंट में तो पक्का इसे लेजिस्लेचर का पार्ट, कानून का पार्ट बना देंगे, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।